हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सिस इंस्टीट्यूट और आज हम लोग फिजिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिस चैप्टर का नाम देखते हैं हम लोग क्या है, मोशन है। और आज क्योंकि 9th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग जनरली फर्स्ट चैप्टर रहता है, तो इसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे। जैसे फिजिक्स में हम डिफरेंट टाइप के फिनोमेना स्टडी करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स के बारे में, लाइट के बारे में, साउंड के बारे में। इसी तरीके से हम लोग फिजिक्स में मोशन के बारे में भी स्टडी करते हैं। तो हमारा जो आज का चैप्टर रहेगा वो नाम से आपको पता लगा मोशन है। इसका आपने नाम पहले भी सुना होगा, आपने 8th क्लास में भी थोड़ा बहुत मोशन के बारे में पढ़ा होगा। और मोशन बहुत कॉमन टर्म है, बहुत जनरल टर्म है, इसको जनरली सभी लोग यूज़ करते हैं। इसका मीनिंग बहुत सिंपल है सभी के लिए समझना। बट जब हम लोग साइंस की या फिजिक्स की बात करते हैं, जो टर्म्स होती हैं उनके कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होते हैं और उसका कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस भी होता है। तो हम लोग यहाँ पे मोशन को एग्जैक्टली समझने वाले हैं, मोशन एग्जैक्टली क्या है। एक तरह से चैप्टर जो है बेसिकली मोशन के स्टडी पे बेस्ड है कि हम लोग मोशन को स्टडी करना चाहते हैं, मोशन को डिस्क्राइब करना सीखेंगे। और फाइनली हम लोग ये जानना चाहेंगे कि मोशन के पीछे के रूल्स क्या हैं, कौन कौन से रूल्स को मोशन फॉलो करता है, जिनको हम लोग लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं। करेक्ट। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज का जो चैप्टर जो हमारा क्लास रहेगा या लेक्चर रहेगा, इसमें हम लोग सिंपली मोशन को समझने की कोशिश करेंगे, या कह सकते हैं एक तरह से इंट्रोडक्शन रहेगा कि मोशन होता क्या है, किस ऑब्जेक्ट कब हम कहते हैं ऑब्जेक्ट मोशन में और कब कहते हैं हम ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट में। इन सब चीज़ों को हम डिसाइड कैसे करें, इसके लिए हम प्रॉपर कह सकते हैं टर्म्स डिफाइन करेंगे, जिसके हेल्प से ये सारी चीज़ें हम लोग क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये पूरा जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, लेक्चर रहेगा, इसमें मेनली हम लोग क्या करेंगे, इसको हम बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन रहेगा आपके लिए मोशन के लिए, जो कि आपको मोशन इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको मोशन के बारे में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता लगेंगी, जिनको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा अगर आपको आगे चल के मोशन के डिस्क्रिप्शन पे फोकस करना है। ठीक है। तो आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम स्टार्ट करें इस चैप्टर को, तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि मोशन होता है क्या, व्हाट इज मोशन। तो अगर हम सिंपल टर्म्स में देखें मोशन क्या होता है, ये समझने की कोशिश करें, तो मोशन को हम बहुत सिंपली बोल सकते हैं कि अगर जितना हम लोग अभी तक जानते हैं उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट, अगर ऑब्जेक्ट्स में मूवमेंट हमें दिखाई देता है तो हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट मोशन में। मतलब मोशन वर्ड का रिलेशन किससे है, मूवमेंट से। ठीक। तो पहले तो हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले कि हमारे आसपास कहाँ कहाँ हमको ऑब्जेक्ट्स में मूवमेंट दिखाई देगा, और जिन ऑब्जेक्ट्स में हमको मूवमेंट दिखाई देगा हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट इसमें मोशन में। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें। सबसे पहले अगर आप चाहो तो अपने बॉडी के इनसाइड से स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आप इनसाइड द बॉडी देखोगे तो आप फाइंड करेंगे कि आपकी बॉडी में वेन्स में जो ब्लड है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिनको हम लोग ऑर्गन्स कहते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स में, डिफरेंट सेल्स में क्या है, हमारा ब्लड जो है मूव कर रहा है। तो आपको अपनी बॉडी के इनसाइड में ही मोशन का एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। बट जब हम उससे बाहर निकलते हैं, अगर आप और बाहर देखना चाहते हो तो अपने सराउंडिंग में आप देखोगे तो आप कंटिन्यूसली क्या कर रहे हो, एयर को इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो। तो जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, एयर पार्टिकल्स हैं, आपने पढ़ा भी होगा क्लास 8 में भी कि मैटर के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल्स, वो कम्प्लीटली रेस्ट में नहीं होते हैं नॉर्मली। तो जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली रैंडमली क्या मोशन में। तो एयर मॉलिक्यूल जो कि हम देख नहीं सकते हैं, बट वो क्या है, रैंडमली मोशन कर रहे हैं रूम के अंदर। जैसे जिस रूम में आप इस समय हैं, अगर आप रूम से बाहर जाते हैं, विंड के मोशन के केस में आप देखेंगे कि एयर मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। यहाँ तक कि लिक्विड्स के रिवर्स में वाटर जो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। सी में आप वेव्स देखते हैं, वहाँ पे भी वाटर का आपको मोशन देखने को मिलेगा। ठीक। इसके अलावा जनरली हम जब मोशन को एसोसिएट करते हैं तो हम अपने आसपास व्हीकल्स को मूव करता हुआ देखते हैं रोड्स पे। तो वो भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा कि जहाँ पे आपको मोशन देखने को मिल रहा है, जैसे कि इस पर्टिकुलर एनिमेशन में दिखा रहता है कि व्हीकल जो है रोड पे सिंपली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक। इसके अलावा व्हीकल्स के अलावा अगर आप और बाहर निकलते हैं इससे, सपोज आप सर्फेस ऑफ द अर्थ से बाहर जाना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं बर्ड्स भी आपको कहाँ आसमान में स्काई पे देखने को मतलब फ्लाई करते हुए देखने को मिल जाएंगे। अगर आप और बाहर जाना चाहते हैं तो आपको क्या मिलेंगे, एयरप्लेन्स जो है कंटिन्यूसली मोशन में, क्योंकि वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं। अगर आप उससे भी बाहर जाते हैं, अगर हम अर्थ के एटमॉस्फेयर से भी बाहर निकलते हैं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा अर्थ खुद जो है वो मोशन में। अर्थ का मोशन काफी कॉम्प्लेक्स है। अर्थ खुद क्या कर रहा है, एक तो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, और इसके अलावा क्या कर रहा है, सन के अराउंड भी रेवोल्यूशन कर रहा है।
और वैसे भी अगर हम लोग अर्थ से भी देखें तो एक और हेवनली बॉडी बोल सकते हैं, एक और ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ के अराउंड कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है, जिसको हम लोग मून कहते हैं, जो कि आपको इस इमेज में भी दिखाई दे रहा होगा। तो मून जो है वो अर्थ के अराउंड मोशन में है, रेवोल्यूशन में है, और अर्थ जो है खुद रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, आपने पढ़ा होगा इसको ज्योग्राफी में, और उसके साथ साथ क्या कर रहा है, सन के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो आप जितना अर्थ से बाहर की तरफ जाएंगे उतना फाइंड करेंगे कि आपको मोशन जो है उतना ज़्यादा बड़े स्केल पे देखने को मिलेगा। तो हम लोग ने स्टार्ट अपनी बॉडी से किया है, अपनी बॉडी के इनसाइड में हमें डिफरेंट कह सकते हैं कि ब्लड वेसल्स के इनसाइड ब्लड फ्लो कर रहा है, बट अगर आप उससे बाहर जाते हैं तो एयर का मूवमेंट भी आपको दिखता है, एयर की मोशन में। अगर आप उससे भी बाहर जाते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा, व्हीकल्स मोशन में है, और विंड कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, और उससे बाहर जाने के बाद हमें दिखाई देता है कि जो अर्थ है या मून है जो कि रेवोल्यूशन में, अर्थ के अराउंड जो है मून रेवोल्यूशन में है, और अर्थ जो है सन के अराउंड रेवोल्यूशन में। तो सिर्फ मोशन अगर आप ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो आप फाइंड करेंगे कि मोशन ऑलमोस्ट हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके अगर हम कुछ और एग्जांपल देखना चाहते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा और बाहर जाते हैं, तो सपोज आप अर्थ से थोड़ा और बाहर जाते हैं और आप बाकी प्लैनेट्स को भी देख पाते हैं, तो आपने पढ़ा है कि अर्थ से सन के अराउंड जो है अराउंड 8 प्लैनेट्स, आज के नंबर्स के अकॉर्डिंग 8 प्लैनेट्स जो क्या कर रहे हैं अराउंड द सन कंटिन्यूसली मोशन में है, रेवोल्यूशन कर रहे हैं। इसके अलावा एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स, मीटियोर्स, कॉमेट्स, ये सब क्या कंटिन्यूसली मोशन में है अराउंड द सन। और अगर सपोज हम लोग अपने इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स और हमारा जो सन है इसको हम लोग सोलर सिस्टम बोलते हैं, तो सपोज हम इससे भी बाहर जाते हैं, सोलर सिस्टम से भी बाहर जाते हैं, तो आपको पता लगेगा कि वी आर इनसाइड गैलेक्सी, जिसका नाम क्या है, मिल्की वे के नाम से हम जानते हैं। तो ये गैलेक्सी खुद, इस गैलेक्सी में ऐसे ही बिलियंस ऑफ स्टार्स है जो कि क्या अराउंड द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अब हम काफी लार्ज स्केल पे मोशन देख रहे हैं, जहाँ पे सन खुद एक्चुअल में क्या है, मोशन में है अराउंड द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी, जिसको हम लोग शायद आप पहले से जानते हो, मिल्की वे के नाम से। करेक्ट? ओके। तो अगर हम जानना चाहें कि सन का मोशन अराउंड द मिल्की वे, उसका पाथ कैसा है, तो आपको इस पिक्चर में दिखाई देगा। तो येलो से यहाँ पे लिखा है एक्चुअल में क्या है, सन के मोशन का पाथ है, ये मिल्की वे का हमारा सेंटर है, और इस सेंटर के अराउंड जो सन भी रेवोल्यूशन कर रहा है। तो ये सारे एग्जांपल्स का एक ही पर्पस था कि आपको सबसे पहले, क्योंकि हम मोशन ही स्टडी करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको वो एग्जांपल दिए जाए जिनमें आपको जहाँ जहाँ आपको मोशन देखने को मिलेगा। तो अगर आपने नोटिस किया हो तो मोशन हमें फ्रॉम द स्मॉलेस्ट स्केल से लेके फ्रॉम द लार्जेस्ट स्केल हम मोशन बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। करेक्ट? तो ये सारी चीज़ें अगर जो हमने देखी, यहाँ पर हम सभी को क्या बोल सकते हैं कि सभी ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, मोशन में है। अब हम लोग कुछ टर्म्स क्लियर करेंगे ये सब समझने के लिए। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे अभी मैंने यहाँ पे गैलेक्सी की बात किया, तो अगर आप थोड़ा बहुत और जानते हो कि एक्चुअल में हमारे यूनिवर्स में काफ़ी सारे गैलेक्सीज हैं, और वो गैलेक्सीज भी आपस में एक दूसरे से अवे मूव कर रहे हैं, जैसे इस डायग्राम में दिखा है, जैसे इस डायग्राम में दिखा रखा है। तो एक्चुअल में मोशन जो है काफ़ी लार्ज स्केल पे है। तो अभी हमारा क्वेश्चन ये था कि वेयर डू वी सी द मोशन, बट मेरे ख्याल से बेटर क्वेश्चन ये होगा कि वेयर डू वी नॉट सी द मोशन। ऑलमोस्ट एवरीवेयर वी कैन सी द मोशन। तो अगर हम सिंपली इस चीज़ को, जो कुछ हमने डिस्कस किया है, उसको अगर कुछ लाइन्स में बोला है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो फिनोमेना ऑफ मोशन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और बहुत ही लार्ज स्केल पे आपको देखने को मिल सकता है। फ्रॉम दी स्मॉलर स्केल, जब हमने अपनी बॉडी की सेलुलर लेवल से बात की, ब्लड सेल्स की बात की, कंटिन्यूसली मोशन में ब्लड के साथ, उससे लेके आप लार्ज स्केल पे गैलेक्सी, स्टार्स, प्लैनेट्स, इन सब के मोशन को, आप इन सब जगहों पे आप मोशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है? तो अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जब हम वर्ड, जो टर्म्स यूज कर रहे हैं, मोशन, और इसके साथ एक टर्म हम लोग और यूज करेंगे, रेस्ट। तो ऐसा नहीं है कि हम सभी ऑब्जेक्ट्स मोशन में, कभी भी सपोज मैं आपसे बोलता हूँ कि आप अपने आप किसी रूम में हैं और अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को देखें, तो जनरली जो नॉन लिविंग है, जैसे आपके रूम में चेयर, बेड या कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है टेबल के ऊपर, ये सारी चीज़ें आपको रेस्ट में दिखाई देंगी। तो फिर अगर सपोज एग्जाम्पल और हम लेते हैं, सपोज एक बस है, इसमें 2 फ्रेंड्स ट्रेवल कर रहे हैं, इसका नेम ले लेते हैं हम लोग ए, पर्सन बी का नेम हम लोग लेते हैं बी, और सपोज एक और पर्सन सी है जो कि ग्राउंड पे खड़ा है, ये बस राइट की तरफ जा रही है। और अगर मैं पर्सन ए से पूछना चाहता हूँ कि पर्सन ए से पूछा जाए कि पर्सन बी जो है वो रेस्ट में, इमोशन में,
तो अकॉर्डिंग टू पर्सन ए पर्सन बी जो है वो रेस्ट में होगा क्लियरली, क्योंकि उसको दिख रहा है कि वो कहीं मूव नहीं कर रहा है। तो अगर हमें पता करना है वो चीज़ फिलहाल के लिए, अगर हमें पता करना है कि कोई चीज़ रेस्ट में कि मोशन में, तो हम क्या चेक करते हैं कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में हमको मूवमेंट दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मूवमेंट दिखाई देगा तो हम बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, और अगर वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ दिखाई दे रहा है तो हम बोलेंगे वो किस में है, रेस्ट में। तो अकॉर्डिंग टू ए जो बी होगा वो किस में होगा, वो एट रेस्ट होगा, बट किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू पर्सन ए। पर्सन ए के अकॉर्डिंग जो है पर्सन बी जो है वो रेस्ट में। अब सपोज जो ग्राउंड में पर्सन खड़ा है, इसको हम लोग नेम सी दे देते हैं। तो जो पर्सन सी है वो अगर ऑब्जर्व करता है पर्सन बी को, तो क्लियरली उसको क्या दिखाई देगा, क्योंकि पर्सन बी जो बस में बैठा हुआ है और बस जो है राइट की तरफ जा रही है, तो पर्सन सी को दिखाई देगा कि पर्सन बी जो है वो मोशन में। तो सेम चीज वैसे हम लिख सकते हैं कि इन मोशन, किसके लिए लिख रहे हैं हम लोग, पर्सन बी के लिए। पर्सन बी जो है वो हमारा किसमें, मोशन में है, बट किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सी, अकॉर्डिंग टू पर्सन सी। तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि आप एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं, हम उसको एज ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब हम जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो एक ही ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं या एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं, इसकी हम बी की बात कर रहे हैं। और हमारे पास जब हमने क्वेश्चन पूछा कि पर्सन बी रेस्ट में है कि मोशन में है, तो हमारे पास दोनों ही एक्चुअल में आंसर आ रहे हैं। ये पर्सन बी रेस्ट में भी है, मोशन में भी है, लेकिन कब, अगर हमारा जो ऑब्जर्वर है जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ पर हम लोग दो वर्ड्स कॉमनली यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसको हम लोग मतलब स्टडी कर रहे हैं या जिसको हम देख रहे हैं, जिसके मोशन को स्टडी कर रहे हैं, उसको हम लोग जनरली ऑब्जेक्ट बोल देंगे। वो लिविंग नॉन लिविंग भी हो सकता है, और उसको जो देख रहा है, जो पर्सन देख रहा है, जो भी जहाँ से भी हम उसको देख रहे हैं, उस पर्टिकुलर पर्सन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वर बोलेंगे, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे जब ए हमारा जो पर्सन ए है वो क्या है, हमारा ऑब्जर्वर है। पर्सन ए के अकॉर्डिंग पर्सन बी किसमें, पर्सन ए के अकॉर्डिंग पर्सन बी तो रेस्ट में। लेकिन अगर पर्सन सी के अकॉर्डिंग पूछते हैं, पर्सन सी के अकॉर्डिंग पर्सन बी जो है वो मोशन में। तो एक ही ऑब्जेक्ट है हमारा, बट वो रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी ऑब्जर्वर, डिपेंडिंग ऑन दी ऑब्जर्वर। एक्चुअली में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब हम स्टार्ट करते हैं मोशन के बारे में, कि हम किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में या रेस्ट में कब कहेंगे। तो यहाँ से हमको ये पता लग रहा है कि एक ही ऑब्जेक्ट जो कि एक ही ऑब्जेक्ट जिसको दो डिफरेंट ऑब्जर्वर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग वो रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट करने वाले हैं, और वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि the same object can be at rest or in motion depending on, अभी जो हमने देखा depending on the observer, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हमने कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू करोगे आप, तो आपको सबसे पहला जो कंक्लूजन मिलेगा अबाउट मोशन, कि सेम ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है, जो किस पे, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा। तो इसीलिए हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे फाइनलाइज करने जा रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं, कंक्लूड करने जा रहे हैं कि रेस्ट एंड मोशन जो टर्म्स हैं दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं। रेस्ट एंड मोशन क्या है, रिलेटिव टर्म्स हैं। कहने का मतलब क्या है कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में, एब्सोल्युटली रेस्ट में है। बेटर ये होगा कि आप बोलें कि वो रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू सम पर्टिकुलर ऑब्जर्वर, किसी पर्टिकुलर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में हो सकता है, और वही ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, मोशन में हो सकता है। मतलब कि जो रेस्ट एंड मोशन है, ये दोनों टर्म्स ऑब्जर्वर पे डिपेंड करते हैं, कौन ऑब्जर्वर है उसके अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रेस्ट में या फिर मोशन में हो सकता है। यानी ये रिलेटिव है, रिलेटिव मतलब ये डिफरेंट ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा। तो इसलिए हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कंक्लूड करने वाले हैं वो ये है कि रेस्ट एंड मोशन टर्म्स आर रिलेटिव। मतलब रेस्ट एंड मोशन टर्म्स क्या है, रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब क्या है, दे डिपेंड ऑन दी ऑब्जर्वर्स। एक ही ऑब्जेक्ट के लिए वो रेस्ट में है कि मोशन में है, ये डिसाइड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा ऑब्जर्वर कौन है, और डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के अकॉर्डिंग कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में या मोशन में हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर हमारा ये कंक्लूजन रहेगा अब तक जो हमने
डिस्कस किया है कि मोशन में हमने अभी तक डिस्कस किया हर जगह मोशन है, बट अभी हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया, वो हर जगह जो मोशन है वो पर्टिकुलरली ऑब्जर्वर पर डिपेंड कर रहा था। तो अभी तक हम जो ऑब्जर्वर चूज कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मोशन में थी। जैसे मैं अगर ऑब्जर्वर हूँ तो मेरे रिस्पेक्ट में ब्लड जो है वो मोशन में कंटिन्यूसली मेरी बॉडी के अंदर, और एयर मॉलिक्यूल्स भी क्या है मोशन में है, फ्लाई मतलब बर्ड्स जो फ्लाई कर रही हैं या एयरप्लेन जो फ्लाई कर रही है सब मोशन में है। बट जब एक बार और मेरे रिस्पेक्ट में मून भी मोशन में है, प्लैनेट्स भी मोशन में है, लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में सन भी मोशन में दिखाई देता है। और अगर हम लोग बाहर से जाएं, अगर हम लोग सोलर सिस्टम से बाहर निकलते हैं तो मेरे ही रिस्पेक्ट में जब मैं बाहर हूँ इससे अर्थ से तो मुझे दिखाई देगा बाकी सारी चीज़ें भी मोशन में। इस तरीके से हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे मोशन। वही अगर हम देखें अर्थ की बात करते हैं तो अगर मैं अर्थ पे ही हूँ तो मुझे अर्थ मोशन में नहीं दिखाई देगी। अगर आप ग्राउंड पे खड़े तो आपको अर्थ मोशन में नहीं दिखाई देती है। अभी हम बात कर रहे थे कि अर्थ मोशन में है, तो क्योंकि हमारा ऑब्जर्वर, क्योंकि जब हमारा ऑब्जर्वर अर्थ पे ही है, जैसे कि यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया था, हमारा ऑब्जर्वर जो है बस में ही था और बस से ही वो दूसरे ऑब्जर्वर को देख रहा था जो सेम बस में था, सेम स्पीड से जा रहे थे दोनों लोग सेम। तो उस केस में हम बोलेंगे कि उस केस में इसको ये इसमें रेस्ट में दिखाई देता है। सेम तरीके से जब मैं जो ऑब्जर्वर हूँ अगर मैं अर्थ की सरफेस पे हूँ तो उस केस में मुझे अर्थ पे क्या रेस्ट में दिखाई देगी। अगर मैं अर्थ से बाहर निकलता हूँ मतलब अर्थ के कांटेक्ट में नहीं हूँ उस केस में मुझे अर्थ कैसे मोशन में दिखाई देगी। तो इस तरीके से हम इस पॉइंट को यहाँ तक के डिस्कशन में कंक्लूड करते हैं कि रेस्ट एंड मोशन टर्म्स आर रिलेटिव। तो अब आगे चलते हैं और अब हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे कि रेस्ट एंड मोशन टर्म्स को थोड़ा सा क्लियरली डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। क्लियरली डिफाइन करने का मतलब कि हम कुछ ऐसी डेफिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे रेस्ट एंड मोशन की जिसको यूज करके आप बहुत इजीली डिसाइड कर सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा किसी पर्टिकुलर ऑब्जर्वर को। ठीक है, तो उस चीज को करने के लिए रेस्ट एंड मोशन को क्लियरली डिफाइन करने के लिए हमें एक टर्म और देखने की जरूरत है और वो टर्म एक्चुअली में कहलाती है पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, इस टर्म को क्लियर करने वाले हैं जिसका क्या मतलब है, इस टर्म को हम लोग बोल रहे हैं पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, तो फिर से हम लोग इसका सिंपल मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन का सिंपल मीनिंग ये होगा लोकेशन। तो बेसिकली हम लोग लोकेशन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हम लोग इस टर्म को पहले क्लियर करेंगे और फिर इसी को यूज करेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी टर्म को हम लोग यूज करेंगे इसके लिए रेस्ट एंड मोशन को क्लियरली डिफाइन करने के लिए। तो लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले हम देख रहे हैं अगर मान लो मुझे किसी ऑब्जेक्ट को लोकेट करना है, मतलब मुझे उसकी पोजीशन बतानी है, तो किस तरीके से बताया जाएगा इसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। तो सबसे पहले सपोज मैं इस रूम में हूँ और मेरे आसपास डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, मुझे किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है, बहुत स्पेसिफिकली लोकेशन बतानी है, तो मैं कैसे करूँगा, मैं क्या करूँगा कि सपोज एक टेबल है उस पर एक बॉटल रखा हुआ है, मुझे उसकी लोकेशन बतानी है, एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है, तो क्या करूँगा मैं, सबसे पहले मैं बोलूँगा कि वो पर्टिकुलर बॉटल जो है मेरे से कितना डिस्टेंस पे है। मैं क्या बताने की कोशिश करूँगा, डिस्टेंस से लोकेशन बताना बहुत ईजी है। तो मैं बोल सकता हूँ कि सपोज वो मेरे से अराउंड 3 मीटर के डिस्टेंस पे वाटर बॉटल रखा हुआ है टेबल पे, 3 मीटर के डिस्टेंस पे फ्रॉम मी, मेरे से 3 मीटर के डिस्टेंस पे। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। अगर मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ कि मेरे से 3 मीटर के डिस्टेंस पे एक वाटर बॉटल रखा हुआ है, तो मेरे से 3 मीटर के डिस्टेंस एक्चुअल में मुझे डिफरेंट पॉइंट्स पे ले जा सकते हैं। जैसे कि मेरे से 3 मीटर अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता हूँ तो मैं फॉरवर्ड में 3 मीटर पहुँचूंगा, और अगर सपोज मैं राइट की तरफ जाता हूँ 3 मीटर तो मैं राइट की तरफ 3 मीटर पहुँचूंगा। ऐसे लेफ्ट में भी 3 मीटर जा सकता हूँ, अपने बैक साइड में भी जा सकता हूँ, और ऐसे डिफरेंट नंबर ऑफ लोकेशंस पॉसिबल हैं जो कि मेरे से 3 मीटर पे लाई करेंगी, और बेसिकली वो एक सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई करेंगे सारे पॉइंट्स, करेक्ट। लेकिन बॉटल तो उनमें से किसी एक लोकेशन पे होगा। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप सिर्फ डिस्टेंस बताते हैं, अभी हमने देखा कि डिस्टेंस के हेल्प से आप लोकेशन बता सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस जो है वो सफिशिएंट नहीं है। डिस्टेंस के साथ साथ आपने अभी तक फिगर आउट कर लिया होगा कि एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, डायरेक्शन, कि वो किस डायरेक्शन में भी है। सपोज वो बॉटल एग्जैक्टली मेरे राइट में 3 मीटर पे है, तो मैं कैसे बताऊंगा कि वो वाटर बॉटल का लोकेशन क्या है, यहाँ से मेरे से 3 मीटर राइट में, और या फिर सपोज वो लेफ्ट में तो 3 मीटर लेफ्ट में, या 3 मीटर फॉरवर्ड फ्रंट में है, 3 मीटर बैक साइड में। इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस के साथ साथ एक दूसरी चीज़ और बताते हैं, वो क्या है, डायरेक्शन। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में, सपोज आप मुंबई में,
और आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली कितना दूर, मुंबई से दिल्ली कहाँ है, मुंबई से आपको बताना है, दिल्ली का लोकेशन बताना है। तो अगर आप सपोज एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लगभग मान लेते हैं अराउंड 1200 किलोमीटर है, सपोज 1200 किलोमीटर है मुंबई से दिल्ली सपोज। तो अगर आप बोलेंगे सिर्फ मुंबई से दिल्ली 1200 किलोमीटर है, तो ये इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, क्योंकि आपको एडिशनली ये बताना पड़ेगा नियरली 1200 किलोमीटर किधर, नॉर्थ में जाना है कि साउथ में जाना है कि ईस्ट में जाना है कि वेस्ट में जाना है। तो नियरली आपको किधर नॉर्थ की तरफ जाना पड़ेगा 1200 किलोमीटर। तो फिर से यहाँ पे हमने जब दिल्ली का एग्जाम्पल लिया, आपको दिल्ली का लोकेशन बताना है, कहाँ से, मुंबई से। तो आपने एक तो डिस्टेंस बताया विच कुड बी 1200 किलोमीटर, और साथ साथ आपने क्या बताया, नॉर्थ डायरेक्शन में, नियरली नॉर्थ डायरेक्शन। तो आपने एडिशनली डायरेक्शन बताया। तो एक चीज़ हमको यहाँ से समझ में आती है कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन बताना है तो सिर्फ आप डिस्टेंस से लोकेशन नहीं बता सकते, आपको एक चीज़ और बतानी पड़ेगी, वो क्या है, डायरेक्शन। तो वो चीज़ हम पहले एक चीज़ नोट करते हैं कि टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन स्पेसिफाई करनी है तो हमको दो चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ हमें पता लगी वो है डिस्टेंस, उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और दूसरी चीज़ हमें क्या पता लगी, डिस्टेंस किस डायरेक्शन में, द डायरेक्शन इन विच डिस्टेंस विल बी मेजर्ड। बट इन दोनों को स्पेसिफाई करने के लिए, डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों को स्पेसिफाई करने के लिए आपको ये तो बताना पड़ेगा वो डिस्टेंस किस पॉइंट से मेजर कर रहे हैं। जैसे जब मैंने अभी बॉटल का एग्जांपल लिया था, तो जहाँ पे मैं खड़ा था, जिस लोकेशन पे मैं खड़ा था, वहाँ से वो 3 मीटर पे था। या फिर अभी हमने दिल्ली का एग्जांपल लिया कि 1200 किलोमीटर है, तो वो कहाँ से बताया, मुंबई से, कि मुंबई से दिल्ली नियरली 200 किलोमीटर हो सकता है। तो मुंबई या फिर जहाँ पे मैं लोकेटेड हूँ, ये दोनों पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट हैं जहाँ से आप डिस्टेंस और डायरेक्शन बताएंगे। तो उस पॉइंट को हम लोग, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं एज अ रेफरेंस, जिस पॉइंट को हम लोग एज अ रेफरेंस यूज़ करते हैं क्या बताने के लिए, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताने के लिए। और लोकेशन हम लोग कैसे बताते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस और उस पर्टिकुलर पॉइंट से डायरेक्शन, दोनों चीज़ें बताते हैं। तो जब भी हमको ऐसा पॉइंट चूज करना पड़ता है, और वो हमें हमेशा पॉइंट चूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताना है तो डिस्टेंस किसी पर्टिकुलर लोकेशन से ही होगा। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग, जिसको हम रेफरेंस के लिए यूज कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बतानी है, या हम जिसको हम पोजीशन बोल रहे हैं, एग्जैक्टली पोजीशन बताने के लिए आपको दो चीज चाहिए, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट। एक रेफरेंस पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एंड डायरेक्शन चाहिए, तो आप हमेशा उस ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली लोकेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपली हमने देखा कि टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वी नीड अ रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम विच वी हैव टू specify the distance and the direction in which the object is located। ठीक है, तो देखो इसके लिए हम लोग और एग्जांपल्स देखते हैं। ये हो गया तरीका किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने का या लोकेशन बताने का। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल की तरह देखते हैं हम लोग। सपोज यहाँ पे कुछ स्टार्स को हम लोग ले रहे हैं, ये स्टार ए है, स्टार ए, स्टार बी एंड स्टार सी। सपोज आपको स्टार ए, स्टार बी एंड स्टार सी की लोकेशन बतानी है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्शंस भी बता देता हूँ। रफली जो हम लोग यूज कर रहे हैं, रफली जो डायरेक्शंस यूज करेंगे उनको ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज मैं अपवर्ड्स नॉर्थ ले रहा हूँ, डाउनवर्ड साउथ, राइट की तरफ ईस्ट, इधर वेस्ट। इन डायरेक्शंस को हम लोग यूज करने वाले हैं, तो देखते हैं कैसे करें। ठीक, सपोज मुझे ए बी सी और स्टार की लोकेशन बतानी है, जो हमने पढ़ा उसको हम एक बार अप्लाई करके देखते हैं। और किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं हम लोग, स्टार ओ के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं। तो ओ के रिस्पेक्ट में कैसे पोजीशन बताएंगे, तो हमने यहाँ पे ओ जो यूज किया है वो क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि हम लोग इसके रिस्पेक्ट में पोजीशंस बता रहे हैं, तो ओ विल बी आवर रेफरेंस पॉइंट। हमारे यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, ओ रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस स्टार भी बोल सकते हैं, जहाँ पे स्टार है वहाँ से डिस्टेंस लेना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या किया हमने, रेफरेंस पॉइंट स्टार को लिया है। अब ओ के रिस्पेक्ट में हम ए की पोजीशन बता रहे हैं, तो कैसे, O से A जो है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, जो लगभग हम लोग बोल सकते हैं किधर है, नॉर्थ ईस्ट में। तो ये नियरली नॉर्थ ईस्ट में है, और जितना हमको दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग लगभग हम डिस्टेंस मान लेते हैं, सपोज ये 5 मीटर है। ठीक है, हम लोग एक्चुअल में इसको ऐसे समझो कि हम लोग अर्थ से देख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग रफली बोल सकते हैं जितना हमें डिस्टेंस दिखाई दे रहा है कितना है, 5 मीटर है। किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट, इसके बीच में नियरली नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट देखते हैं,
ये हो गया। इस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट ए का लोकेशन बताया। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये जो हमने बताया है कि ऑब्जेक्ट ए जो है वो 5 मीटर पे है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, किसके रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू ओ। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ये क्या है, पोजीशन ऑफ स्टार ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, ओ के रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन, करेक्ट। और एग्जांपल देखते हैं। सिमिलर तरीके से अगर हम लोग बी का पोजीशन बताना चाहते हैं तो सेम तरीके से ये पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा जो नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा सा ईस्ट की तरफ और होगा। तो ये हम डायरेक्शन एंगल से बता सकते हैं। सपोज हम बोल सकते हैं कि ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री के एंगल पे, ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री के एंगल पे कौन सा है, स्टार बी है, और मान लेते हैं इसका डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर है। तो अगर हम डायरेक्शन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज के लिए मैं ये सिंबल यूज कर रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज कहां से, ईस्ट। तो ये इसकी पोजीशन की इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है। ये पार्ट हमें क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, और ये पार्ट बता रहा है एक रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस, ठीक है। ऐसे ही देखते हैं हम लोग सी के केस में। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन ऑफ स्टार बी विद रिस्पेक्ट टू ओ। अब हम लोग देखते हैं सी के लिए। तो सी के लिए देखते हैं सेम तरीके से, जैसे वही हमने एक डायरेक्शन चूज किया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जो नियरली साउथ ईस्ट में थोड़ा सा ईस्ट की तरफ होगा। तो हम लोग फिलहाल रफली समझने के लिए लिख देते हैं इसको साउथ ईस्ट, और मान लेते हैं डिस्टेंस हमको ग्राउंड से 6 मीटर दिखाई दे रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि पोजीशन ऑफ स्टार सी विद रिस्पेक्ट टू स्टार ओ इज 6 मीटर इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्टार ओ। तो हमारे यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या रहा, रेफरेंस पॉइंट ओ रहा, और जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ए बी एंड सी हैं जिनकी हमने पोजीशन स्पेसिफाई करने की कोशिश की यूजिंग दिस रेफरेंस पॉइंट। और हर बार जब भी हमने पोजीशन बताई तो हमने दो चीजें बताई हैं फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, एक तो डायरेक्शन एंड दूसरा जो है हमारा डिस्टेंस। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको यहाँ से सिंपल कंक्लूजन ये निकलता है टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड two important parameters, that is distance and the direction with respect to some reference point, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना प्रैक्टिस सफिशिएंट है इस चीज को समझने के लिए कि पोजीशन हम लोग कैसे स्पेसिफाई करेंगे। तो इन सब का कंक्लूजन हम लोग पॉइंट की फॉर्म में देख सकते हैं, यहाँ लिखा है कि to specify the location of object we need a point from which the distance is specified called reference point, and position of object is the distance of the objects in its direction। इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम लोग उस ऑब्जेक्ट को जो डायरेक्शन दे रहे हैं उसके लोकेशन के लिए, उसी डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगा वही इसका क्या कहलाएगा, पोजीशन कहलाएगा, ठीक है, फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। तो अब ये सब हमने क्यों किया, ये आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई करना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि एक बार आप पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को समझ सकते हैं तो रेस्ट एंड मोशन टर्म्स को बहुत क्लियरली डिफाइन करना बहुत इजी हो जाता है। और इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसके अकॉर्डिंग हम लोग डिफाइन करना चाहें रेस्ट क्या है। तो रेस्ट हम ऐसे बोल सकते हैं कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है मेरे से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, सपोज वो मेरे राइट साइड में 3 मीटर पे है, मैंने आप उसकी पोजीशन बता दी। अब वो ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है और दूसरी लोकेशन पे जाता है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट की लोकेशन कब चेंज होगी ये समझना भी इंपॉर्टेंट है। कब हम बोलेंगे किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन चेंज हुई है उसको भी एक बार देख लेते हैं। वो क्लियर करने के बाद हम ये टर्म्स को क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं। तो सपोज ये रहा हमारा रेफरेंस पॉइंट, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग एक ऑब्जेक्ट की लोकेशन बता रहे हैं जो कि इसका नाम हम लोग ए दे देते हैं। तो ये कुछ डिस्टेंस है, मान लेते हैं डिस्टेंस 5 मीटर है और ये रफली ईस्ट डायरेक्शन। तो अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से मूव करके इसका जो डिस्टेंस है कह सकते हैं रेफरेंस पॉइंट से इंक्रीज होके सपोज ये 6 मीटर हो गया, इंक्रीज होने के बाद ये कितना हो गया, 6 मीटर हो गया। तो क्लियरली ऑब्जेक्ट जहां लोकेटेड था वहां लोकेटेड नहीं है, अब दूसरी जगह लोकेटेड है, बट इसका डायरेक्शन जो है फ्रॉम ईस्ट फ्रॉम आवर रेफरेंस पॉइंट, इसका जो डायरेक्शन है वो अभी फिक्स है। तो क्या हुआ, इसका लोकेशन चेंज हुआ है, तो हम बोलेंगे इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हुआ है। तो यहाँ चेंज क्या हुआ है, इसका रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस चेंज हुआ है। तो रेफरेंस पॉइंट से अगर डिस्टेंस चेंज होता है तो हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट का लोकेशन या पोजीशन चेंज हुआ है। सेम तरीके से सपोज हम देखते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस चेंज ना हो फिर भी पोजीशन चेंज हो जाए। देखते हैं ऐसा हो सकता है। सपोज क्या है कि ये अभी इधर ईस्ट की तरफ था तो ये कुछ इस तरह से मूव करके यहाँ पहुंच गया है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है डायरेक्टली जो डायरेक्शन। तो ये एक सर्कल के अराउंड मूव करके गया और यहाँ पहुंच गया सपोज ऑब्जेक्ट।
मान लेते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन जो साउथ डायरेक्शन है, और क्योंकि एक सर्कल के अराउंड गया है तो अभी भी इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना रहेगा, 5 मीटर रहेगा। तो अभी भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट वो तो फिक्स्ड है, वो कितना है, 5 मीटर है। बट जब हम लोग डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन चेंज हो गया। पहले हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ईस्ट में था और अभी नॉर्थ में, सॉरी साउथ में, जो कि हमने क्या माना है, साउथ में माना है। अच्छा, क्या हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हुई है? ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ इसकी लोकेशन चेंज हुई है, ये ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था अब यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब इसकी पोजीशन चेंज हुई है। तो पोजीशन में क्या चेंज हुआ है, इस बार यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, डायरेक्शन चेंज हुआ है। पहले हमारा ऑब्जेक्ट ईस्ट की तरफ हमें दिखाई दे रहा था और अभी किधर, साउथ की तरफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, डायरेक्शन चेंज हुआ है। यानी हमने यहाँ पे एक चीज नोटिस की कि पोजीशन चेंज कब होगी, हम ऐसा कब बोलेंगे, जब ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पॉइंट से या तो डिस्टेंस चेंज हो जाए, जैसे कि यहाँ पे 6 मीटर हो गया था, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पॉइंट से या तो डिस्टेंस चेंज हो जाए या फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, डिस्टेंस फिक्स रहे। तो डिस्टेंस या डायरेक्शन में से कुछ भी चेंज होगा, कोई भी एक चेंज होगा तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हुई है। तो ये ज्यादा क्लियर है, इस पॉइंट को हम लोग शॉर्ट में लिख लेते हैं कहीं पे, इसको हम लोग यूज भी करेंगे। तो ये मैं यहाँ पे साइड में शॉर्ट में लिख लेते हैं, इफ एनी ऑफ द टू, दैट इज डिस्टेंस और the direction और both, अगर दोनों ही चेंज होंगे तो भी हम बोलेंगे, दोनों में से कोई चेंज होगा तो भी हम बोलेंगे if any of the two, distance or direction or both changes for an object with respect to a reference point, we say the position of an object is changed, position of the object has changed, position of the object has changed। तो इस तरीके से हम लोग बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हुई है। डिस्टेंस या डायरेक्शन फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट में से कुछ भी एक चेंज हो जाए या दोनों ही चेंज हो जाए तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हुई। ठीक, तो अब इसके बेसिस पे हम लोग रेस्ट एंड मोशन डिफाइन करने वाले हैं, जो कि बहुत इजी हो जाएगा। कि सपोज मेरे राइट साइड में एक ऑब्जेक्ट रखा है 3 मीटर के डिस्टेंस पे, तो उसकी पोजीशन क्या है, 3 मीटर टुवर्ड्स माय राइट आई विल बी द रेफरेंस पॉइंट, जहां पे मैं खड़ा हूं वो क्या होगा, हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट जो है मूव करता है तो उसकी लोकेशन चेंज होगी, और अगर उसकी लोकेशन चेंज होगी तो क्या मतलब मूव करने का मतलब है कि उसका मेरे से डिस्टेंस चेंज होगा या फिर जिस डायरेक्शन में वो मुझे दिखाई देगा वो चेंज होगा। तो दोनों ही केस में मैं क्या बोलूंगा कि ऑब्जेक्ट मोशन में। तो ऑब्जेक्ट का टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज होता है, अगर टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन चेंज होती है टाइम के साथ, तो हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में। और अगर उसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, पोजीशन चेंज ना होने का मतलब है ना तो उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है रेफरेंस पॉइंट से, और ना ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ना ही डायरेक्शन और ना ही डिस्टेंस चेंज हो रहा है, इन दैट केस द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। सिंपल। तो एक बार हमने जब पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर दिया, पोजीशन को हमको डिफाइन कर दिया, तो रेस्ट एंड मोशन डिफाइन करना बहुत इजी हो जाता है और बहुत एग्जैक्टली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमें रेस्ट में कब दिखाई देगा या ऑब्जेक्ट हमें मोशन में कब दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन के देखना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम, अगर टाइम के साथ वो डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में विद टाइम, टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इन दैट केस द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। एंड इफ टाइम के साथ पोजीशन चेंज होती है, व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट changes with respect to a reference point with time, in that case it is said to be in motion। ठीक है, देखो इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ, सपोज एक रूम में हूँ और यहाँ पे एक टेबल रखा हुआ है, तो उस टेबल को अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझे वो टेबल किस में दिखाई देगा, रेस्ट में दिखाई देगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि मैंने खुद को रेफरेंस, जहाँ पे मैं लोकेटेड हूँ उस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट लिया है, और वहाँ से उस पर्टिकुलर टेबल का जो लोकेशन है वो चेंज नहीं हो रहा है, उसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है और ना वो
जिस डायरेक्शन में लोकेटेड है वो चेंज हो रहा है। तो दोनों चीज़ें फिक्स्ड हैं, इसलिए मेरे रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में। अब सपोज क्या होता है कि सपोज मैं अर्थ से बाहर जाता हूँ और किसी तरीके से मैं उस टेबल को ऑब्जर्व कर सकता हूँ। तो मतलब कहने का क्या है कि अर्थ पे किसी लोकेशन पे वही टेबल है, ये इमेजिन करेंगे ऑब्वियसली हम लोग अर्थ के बाहर से उस टेबल को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो अगर सपोज मैं इसको ऑब्जर्व कर सकता हूँ और मैं अर्थ के बाहर से इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इन दैट केस मुझे क्या दिखाई देगा कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे टेबल जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मुझे दिखाई देगी। बट थोड़ी देर बाद क्या होगा, क्योंकि अर्थ जो है वो क्या कर रही है, कंटिन्यूअसली सन के अराउंड रेवोल्यूशन में अबाउट दिस ऑर्बिट ऑन दिस ऑर्बिट, तो थोड़ी देर बाद हो सकता है अर्थ जो है यहाँ पर, तब मुझे टेबल की लोकेशन यहाँ दिखाई देगी। तो क्या होगा, तब मैं बोलूँगा कि टेबल जो है उसका लोकेशन ही चेंज हो गया है। एक तो डिस्टेंस चेंज हो गया है और दूसरा क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया है। तो डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो गया, तो हम बोलेंगे इस टेबल का लोकेशन चेंज हो गया, इसीलिए हम बोलेंगे कि ये टेबल किसमें, मोशन में। जैसा आप बोलोगे एक बार आप अर्थ से बाहर निकलते हैं तो अर्थ के साथ साथ उसमें जितने भी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि अर्थ के ऊपर हैं, अर्थ से कनेक्टेड हैं, वो सभी के सभी हमको किसमें दिखाई देंगे, मोशन में दिखाई देंगे। तो उसको हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि उन सब की पोजीशन आउटसाइड द अर्थ कोई पॉइंट है, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, जैसे कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पोजीशन क्या होगी, कंटिन्यूअसली चेंज होगी। और पोजीशन अगर चेंज होगी तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में। तो ये एक एग्जांपल हुआ जहाँ पे हमने जो पढ़ा है उसको हमने अप्लाई करके। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। ये तो हो गया, बहुत क्लियरली डिफाइन करने की कोशिश की हमने कि रेस्ट एंड मोशन होता क्या है। और रेस्ट एंड मोशन को डिफाइन करने के लिए हमने जो टर्म यूज की, पहले जो टर्म समझी वो क्या, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, उससे रेस्ट एंड मोशन को डिफाइन करना काफी आसान हो जाता है। अब हम बहुत जल्दी से आगे चलते हैं और एक चीज और नोटिस करते हैं। अभी तो हमने देखा कि अगर आप अपने सराउंडिंग में देखते हैं तो आपको ऑलमोस्ट हर जगह मोशन देखने को मिल जाएगा। बट ये सभी मोशन क्या बहुत ही रैंडम है, बहुत कॉम्प्लेक्स देखने को लगते हैं। तो एक काम हम लोग ये कर सकते हैं, अगर आप मोशन को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, टाइम देते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, तो आप फाइंड करेंगे जो ऑब्जेक्ट्स के मोशन को है आप उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। कैटेगराइज करने का मतलब ऐसा नहीं है कि सभी मोशन जो है बहुत ही रैंडम या बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं। एक बार आप उनको कैटेगराइज करेंगे तो आपको क्लियरली दिखाई देने लगेगा कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है एक पर्टिकुलर टाइप का मोशन कर रहा है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमको मोशन को स्टडी करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। उसके बाद आपको मोशन इतना रैंडम नहीं लगेगा। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि आप जितने भी आसपास अपने ऑब्जेक्ट्स का मोशन देखते हैं उनको हम लोग जो है तीन तरह के फंडामेंटल टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं कि फंडामेंटली मोशन किस टाइप का है, उसके हम तीन कैटेगरीज बना सकते हैं। तो अभी हम लोग वही देखने वाले हैं कि हम फंडामेंटली मोशन को कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसके बाद मोशन जो इतना कॉम्प्लेक्स लगता है देखने में काफी सिंप्लीफाइड लगेगा। तो फंडामेंटल टाइप्स की बात करें अगर हम मोशन की, फंडामेंटल मोशन को कितने टाइप्स में लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, तो जैसा मैंने बताया वो तीन कैटेगरी हो सकती है। हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कैटेगरी है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब क्या है वो देखते हैं हम लोग। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब ये होता है कि जब ऑब्जेक्ट जो है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन ट्रांसलेट करता है। ट्रांसलेट करने का मतलब क्या होता है, मूव करता है। जब हमारा ऑब्जेक्ट एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन मूव करता है तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है। तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। तो आपको ज्यादातर हर जगह ऐसा ही दिखेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन मूव कर रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करता है तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता है कि हमारा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट जो है कर्व पाथ पे मूव कर रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे इस केस में क्या हो रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक। और जब हमारा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उस टाइप के मोशन को हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। इसमें रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कर्व पाथ में मूव कर रहा है, जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जा रहा है बट इसमें कर्व पाथ में मूव कर रहा है, तो उस केस में हम उसके मोशन को क्या बोल देंगे, उस केस में हम उसके मोशन को बोल देते हैं कर्वीलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर मोशन का मतलब क्या है, कर्व पाथ पे हमारा ऑब्जेक्ट एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है।
तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि मोशन जो है ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन ट्रांसलेट करता है, वो दो तरह का हो सकता है। एक तो क्या, रेक्टिलिनियर मोशन, एंड दूसरा क्या हो सकता है, कर्वीलिनियर मोशन।